गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे हिल इज रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो हम पिछले बार पढ़ चुके थे, ये हमारा तीसरा पार्ट है। सो चलो शुरू करते हैं। Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire, hence that the road of empire might have swayed or walked to ecstasy the living lyre। ये लाइन हमने आखिर सेकंड पार्ट के आखिर में पढ़ी थी। तो इसमें ये कह रहा है कि यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ दफन लोग जहाँ यहाँ हैं, वो कुछ क्वालिटीज़ लिए हुए थे, शायद उनमें से कोई राजा बन सकता था। कुछ ऐसे थे, कुछ जवान थे जो कि सेलेस्टियल फायर से भरपूर थे, उसके सीने में आग थी, मतलब कि वो साहसी लोग थे। और शायद कोई ऐसा इंसान हो सकता था जो कि एक बहुत अच्छी खूबसूरत रचना रच सकता था या फिर बहुत अच्छा संगीत गा सकता था, जिससे जो इंस्ट्रूमेंट वो बजा रहा है वो शायद ज़िंदा हो जाए। तो इस स्टेंजा में ये वाली बात कर रहा है। हम अब कंटिन्यू करते हैं इससे आगे वाला स्टेंजा। बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल फेज रिच विथ द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल। ये कह रहा है कि नॉलेज जो है but knowledge to their eyes her ample pays rich with the spoil of time did never unroll। कि जो एक बिग एंड ओपन, एम्पल पेज का मतलब होता है बिग एंड वेरी ओपन, ठीक है। तो नॉलेज है वो इनके सामने कैसा रहा है, एक बड़े पेज की तरह रहा है। बट इट ओनली स्पॉइल ऑफ द टाइम डिडंट नेवर अनरोल। लेकिन इन लोगों के सामने कभी भी अनरोल नहीं हुआ, ठीक है। ज्ञान है वो एक खुली किताब की तरह बताया गया है, लेकिन इन लोगों के सामने वो ज्ञान कभी आया ही नहीं। मतलब कि ये लोग इतना नॉलेज ग्रहण ही नहीं कर पाए कि उनमें से कोई राजा बन जाए, कोई राजा के यहाँ दरबारी बन जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा कवि बन जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा सैनिक बन जाए। नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। चिल पेन्यूरी, पेन्यूरी का मतलब यहाँ गरीबी से है, पॉवर्टी से है। रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज, इनके अंदर जो उत्तेजना थी, इनके अंदर जो भद्र, या फिर हम कहें क्या कह सकते हैं, इनके अंदर जो उत्तेजना थी, जो जोश था, गरीबी ने उस जोश को दबा दिया। एंड फ्रोज द जिनाइल करंट ऑफ द सोल, ठीक है। और इनके अंदर तो जेन्युइन या फिर फ्रेंडली जो धारा बहती थी, इनके अंदर जो कि क्या करती है, आत्माओं को जगाने का काम करती है या फिर आत्माओं को उत्तेजित करती है, वो धारा जम गई थी। मतलब कि पॉवर्टी की वजह से इन लोगों के अंदर जो फायर था, जो सेलेस्टियल फायर था, या फिर उनका जो रेज था, या फिर उनकी जो सोल थी, वो दबा दी गई। मतलब गरीबी की वजह से ये लोग क्या हो गए थे, आगे नहीं बढ़ पाए या फिर बैकवर्ड रह गए थे। So next stanza, full many a gem of purest rays serene the dark unfathomed caves of ocean bear। ये कह रहा है कि जो सबसे प्योर और सबसे पवित्र जेम्स होते हैं, जो नगीने होते हैं, जो रत्न होते हैं, ठीक है। द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशियन बियर, ठीक है। समुद्र की जो सबसे गहरी और बिना किसी सीमा के, मतलब जिनको नापा नहीं जा सकता, उनकी गहराइयों को नहीं मापा जा सकता, ऐसी गुफाओं में ऐसे पवित्र क्या मिलते हैं, जेम्स मिलते हैं, ऐसे नगीने मिलते हैं, ऐसे रत्न मिलते हैं। लाइक दैट, कि ठीक है कि वो जो सबसे ज़्यादा चमकीले और सबसे ज़्यादा महंगे जो जेम्स होते हैं, वो दुनिया को बिना दिखे ही क्या हो जाते हैं, दबे पड़े रहते हैं ऐसी केव्स में। फुल मैनी ए फ्लावर्स इज़ बोर्न टू ब्लश अनसीन। बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो बिना किसी के द्वारा देखे ही मर जाते हैं। एंड वास्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट हेयर। और वो जो लोग होते हैं जो ज़्यादा कीमती होते हैं या फिर ज़्यादा
इंटेलेक्चुअल होते हैं, ज़्यादा पवित्र होते हैं, वो लोग अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा ही नहीं पाते हैं। जिस तरह से जो सबसे ज़्यादा चमकीले जेम्स होते हैं वो समुद्र की गहराइयों में दबे पड़े रहते हैं और कोई लोग भी उनको देख नहीं पाते हैं, उसी तरह से बहुत सारे जो फूल होते हैं वो अपनी सुंदरता दुनिया को दिखाए बगैर ही क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उनकी जो खुशबू है वो भी किसी पहचान वाले लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, जंगल में या फिर किसी डेजर्ट में, किसी सहरा में क्या होते हैं, पले बड़े होते हैं। उसी तरह से ये जो लोग हैं इन कब्रगाहों में दफन हैं, वो लोग क्या है, उन्हीं फूलों की तरह, उन्हीं जेम्स की तरह हैं जो कि क्या है, यहाँ डेजर्ट में पड़े हैं। उनकी काबिलियत को देखने वाला कोई नहीं था, और गरीबी और अवसर के अभाव में ये लोग इसी तरह से रह गए थे। नेक्स्ट स्टेंजा, सम विलेज हैम्पटन दैट विथ dauntless breast, ठीक है, द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स withstood, ठीक है। देखो हैम्पटन का यहाँ पर नाम लिया गया है, तो हैम्पटन है वो एक प्यूरिटन पॉलिटिशियन था जो कि चार्ल्स फर्स्ट के जो टायरनिकल रूल्स या फिर उसके द्वारा कुछ अनफेयर टैक्स वगैरह लगा दिए गए थे, तो वो एक ऐसा पॉलिटिशियन था और वो देशवासियों के हितों के लिए क्या हो गया था, राजा के खिलाफ खड़ा हो गया था। जो उसने राजा के जो रूल्स थे उनको अपोज किया था, जो नई टैक्स पॉलिसी थी उसको क्या किया था, उसने अपोज किया था। तो यहाँ ये कह रहा है कि सम विलेज हैम्पटन, कि यहाँ इस विलेज में कुछ गांव के रहने वाले कुछ लोग हैम्पटन के जैसे थे, जो दैट विथ dauntless breast, जो कि क्या है, dauntless का मतलब होता है बिना डर के, ठीक है, तो वो निडर थे। ब्रेस्ट का मतलब सीना है, उनका सीने में क्या थे, निर्भयता थी, वो लोग डरने वाले नहीं थे। शायद इनमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि कैसे क्या हो सकते थे, हैम्पटन हो सकते थे। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स withstood, जो कि क्या है, सम म्यूट, ठीक है, जो कि क्या हो सकता है, टायरेंट्स के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हियर में रेस्ट। सम म्यूट का मतलब हो गया है चुप। ग्लोरियस मिल्टन, मिल्टन को यहाँ क्या है, मिल्टन है वो ब्रिटिश लिटरेचर का या फिर इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा ज्ञाता था और बहुत अच्छा पोइट था और एक बहुत बड़ा विद्वान था, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में ये कह रहा है कि हो सकता है कोई बहादुर आदमी हो जो कि कैसा हो, हैम्पटन के जैसा हो, और दूसरा क्या कह रहा है कि इनमें ही कोई शायद इन्हीं फील्ड में कोई ऐसा आदमी दफन हो जो कि कैसा हो सकता था, उसको यदि अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई होती, ठीक है, गरीबी उसके पास नहीं होती, वो इग्नोरेंट नहीं मरता, तो शायद वो जॉन मिल्टन के जितना महान कोई अच्छी कविता लिख सकता था, जो कि क्या लिखा था उसने, पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, या फिर एरोपेगेटिका लिखा था जिसने पैराडाइज रीगेंड लिखा था, या फिर सैमसन एगोनिस लिखा था जिसने बहुत अच्छी खूबसूरत कविताएं लिखी थी, वैसा कोई कवि भी मिल्टन के जैसा। तो मिल्टन यहाँ एक मेटाफर के रूप में प्रयोग किया गया है कि एक लिटरेरी पर्सन भी हो सकता था, कोई विद्वान भी हो सकता था, कि दिल पाक जो लाए थे कुछ ऐसे भी महाजबी हैं, इसी तरह से कि मतलब, और इन्हीं कुछ ऐसे लोग हैं इन कब्रों में दफन है। उसके आगे क्या कह रहा है, सम क्रोमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। अब यहाँ ये पॉजिटिव कह रहा है या नेगेटिव कह रहा है क्रोमवेल के बारे में, तो क्रोमवेल है जो, क्रोमवेल के बारे में दो एस्पेक्ट माने जाते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो सम क्रोमवेल गिल्टलेस टू ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, ठीक है, या फिर वो कोई क्रोमवेल जैसा होता है, ठीक है। तो चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी गई थी 1649 में, ठीक है। तो क्रोमवेल है वो चार्ल्स फर्स्ट की हत्या में शामिल माना जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जो मिल्टन जैसा हो, और हो सकता है इन्हीं में से कोई ऐसा निर्दयी आदमी भी हो सकता है, या फिर कोई पापी आदमी हो सकता है जिसने किसी मतलब कि देश के ब्लड की हत्या करी है। इसका मतलब है कि जो देश का जो राजा था, राजा की जिसने हत्या करी, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव एस्पेक्ट है, हम आगे देखेंगे तो शायद हमें पता चल जाएगा। द अप्लाउज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूइन
टू डिस्पाइज। ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई सुनता या फिर इनमें से कोई ऐसा आदमी भी होता जो कि क्या सुनता, सीनियर्स के कमांड सुनता, या फिर द थ्रीड्स ऑफ पेन और द थ्रीड्स सुनता, और क्या कंटेम या फिर आलोचनाएं भी सुनता। टू scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation's eyes। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों ने राजाओं के कमांड नहीं सुने, ना इन्होंने किसी तरह की कोई धमकियां सुनी है, ना किसी तरह की कोई कंडेमनेशन भी सुना है, मतलब कि आलोचनाएं सुनी है। एंड दे नेवर स्केटर्ड प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड, ये जो लैंड है इस पे उन्होंने किसी तरह की कोई अच्छी चीज़ नहीं स्केटर करी है। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन ए नेशंस आई, और नेशन आई का मतलब यहाँ है लोगों की नज़र, कि इन लोगों के बारे में देश के लोग भी नहीं जानते कि ऐसी कोई जगह भी होगी या फिर ऐसा कोई स्थान भी होगा जहाँ ऐसे कोई लोग रह रहे होंगे। तो कह रहा है कि ये लोग इतने फेमस नहीं हुए और इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया जिससे कि देश की नज़र में वो लोग आ सकें या फिर वो लाइमलाइट में आ सकें या फिर लोग उनके बारे में जान सकें। आगे वाला स्टेंजा देखो। Their Lord forbade nor circumscribed alone their growing virtue but their crimes confined। ये लोग हैं वो इतने आगे आगे नहीं जा पाए, इनकी जो खूबियाँ हैं वो दुनिया के नज़र में नहीं आ पाई। लेकिन इसी के साथ ही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये रहा कि ये लोग चापलूसी या फिर क्राइम या फिर कुछ गलत काम जो हैं उनसे भी तो बच गए। ठीक है, ये देखो कवि दोनों एस्पेक्ट की बात कर रहा है कि ये लोग ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, लेकिन जो लोग फेमस हो जाते हैं वो क्या करते हैं, कुछ क्रोमवेल जैसे बन जाते हैं जो कि राजा की हत्या में शामिल हो जाते हैं, या फिर और जो लोग ज़्यादा पैसे वाले होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको क्या रहता है, उनको धमकियाँ मिल सकती हैं या फिर उनको थ्रेट मिल सकता है या फिर उनको कंडेम किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि वो कन्फाइंड रहे इन द फील्ड ऑफ क्राइम। तो ये अच्छाई की जगह है, ये बुराई में भी शामिल नहीं हुए, वो अच्छाई में नहीं शामिल हुए तो वो बुराई में भी शामिल नहीं हो पाए। फॉरबेड टू वेड थ्रू स्लोटर टू ए थ्रोन, इन लोगों में से किसी ने जाके किसी राजा की हत्या नहीं करी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है, कंडेम कर रहा है जो ओलिवर क्रोमवेल को। ठीक है, कि क्रोमवेल जैसे लोग जिन्होंने राजा की हत्या कर दी थी। ठीक है, एंड रीड देयर एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, वो जो लोग राजा की हत्या करके यदि राजा बनते हैं या फिर वो लोग राजा की हत्या बनकर सत्ता में आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इंसानियतता के प्रति क्या कर देते हैं, दयालुता का जो रास्ता है वो एकदम से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि इन लोगों ने कुछ ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैकवर्ड हो गए, नहीं, ये लोग पाप करने से भी क्या हो गए, बच गए। एंड दे डिडंट शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, वो इंसानियतता के साथ जिंदा रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे लोगों की सहायता करी है, एक दूसरे लोगों का भला किया है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो है। ठीक है, आगे वाला स्टेंजा देखते हैं। द स्ट्रगलिंग फैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, इन लोगों को द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, इन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। पैंग्स का मतलब होता है जो तरंग जो होती हैं या फिर जो अंदर से अपने अंदर से जो आवाज़ उठती है वो, ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रूथ टू हाइड, इन लोगों ने कभी सत्य को छुपाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करे। टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजीनियस शेम, और ठीक है, इन लोगों के चेहरे पे ब्लश भी नहीं आया। ब्लश का मतलब होता है चेहरे पे लज्जा आ जाना। ठीक है, तो कह रहा है कि शर्म की वजह से उनके चेहरों पर भी ऐसा भाव नहीं आया कि इनको ज़बरदस्ती उस सत्य को छुपाने की कोशिश करनी पड़ रही है। और हीप टू श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, और ना ही इन लोगों ने क्या किया है, श्राइन का मतलब यहाँ होटल, श्राइन का मतलब होता है हीप ऑफ श्राइन, या फिर होटल से ले सकते हैं या फिर लग्जरी से ले सकते हैं या फिर आराम और ऐशो आराम से ले सकते हैं। तो ना ही इन लोगों ने क्या किया है,
शेम को दबाने के लिए, अपनी लाज को छुपाने के लिए, अपने अंदर का जो हमारी जो आत्मा है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए इनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ना ही इन्होंने क्या किया है, लग्जरी एंड प्राइड को चुना है, ठीक है, ना ही उन्होंने लग्जरी और प्राइड का कोई हीप लगाया है विथ इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम। और ना ही ये लोग म्यूज़, या फिर म्यूज़ का मतलब होता है इंस्पिरेशन फॉर पोइट्री और इंस्पिरेशन फॉर ए सॉन्ग से, और ना ही म्यूज़ इनके पास इतने आ सकी, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से इनके पास क्या है, पेन जो है वो उतना माइटी हो सका है इनके लिए। तो बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे।